आज हम लोग सांख्यिकी नामक चैप्टर के विषय में बात करेंगे, जो गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिसकी शुरुआत जो है मतलब 6 क्लास से ही हो जाती है। 5th 6th से ही इसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। हालांकि इस चैप्टर की आवश्यकता भी हमें दैनिक जीवन में बहुत पड़ती है। जैसे कि मैं इसके महत्व को बताते हुए आपको कुछ उदाहरण पेश करना चाहूँगा। उदाहरण के रूप में यहाँ पर मतलब एक स्कूल है, एक विद्यालय है, ठीक है। एक विद्यालय में विद्यार्थी हैं। यदि उनकी संख्या की बात की जाए, विद्यार्थियों की संख्या की बात अगर की जाए, तो पहले वर्ग में फर्स्ट क्लास में लगभग 30 बच्चे हैं, ठीक है। सेकेंड क्लास में लगभग 20 बच्चे हैं। ऐसे ही थर्ड क्लास में करते हुए 40, 50 करते हुए ये सभी बच्चे हैं। इन सभी बच्चों के यदि जोड़ दिया जाए तो मान लीजिए 500 बच्चे हैं, ठीक है। तो इन 500 बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के रूप में वर्गीकृत करने का जो कार्य है वह सांख्यिकी ही करती है, ठीक है। मतलब डाटा, सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी का आधार होता है डाटा, जिसे हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। यह जो है 30, 20, 40, 50 या क्या है, आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? विद्यार्थियों की संख्या का। अर्थात आप समझ गए कि इस चैप्टर में किस तरीके की बातों को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 30, 20, 50 वगैरह जो हो गया, यह बच्चों की संख्या का आंकड़ा हो गया, बच्चों की संख्या हो गई है और उसके हिसाब से क्लास फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसको वर्गीकृत करके, वर्ग के रूप में बांट करके भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के बढ़ी हुई स्थिति में सांख्यिकी नामक चैप्टर का, पाठ का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ 500 बच्चे हैं, तो ठीक है, अगर ये 500 बच्चों की जगह पे 50 बच्चे होते हैं तो आसानी से इसको मतलब क्लासिफाई कर लिया जाता, वर्गीकृत कर लिया जाता और पढ़ा भी लिया जाता। लेकिन जब ये 500 बच्चे 10 गुना बढ़ करके 500 हो गए हैं, तब आपने इसको अलग अलग क्लास में विभक्त किया है और उसके हिसाब से काम किया है। अगर ये बच्चे अब बढ़ रहे हैं, 1000 हो जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास में भी सेक्शन बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट क्लास में भी यदि आपका 150 बच्चा हो गया तो एक बार में 150 बच्चों का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 बनाया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के नाम से जाना जाता है। 50 बच्चों का सेक्शन बना दिया जाता है। तो ये जो भी चीजें हैं सब स्टैटिक अर्थात सांख्यिकी के अनुरूप होता है। तो मुझे आशा है कि आपने बात को समझा होगा कि सांख्यिकी का आपके दैनिक जीवन में और आपकी पाठ्य पुस्तक में हर जगह पे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप इन सभी बातों को अच्छे से समझते हैं तो आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी सही तरीके से संभाल पाइएगा। हर जगह पे सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्गीकृत करना, किसी भी चीज को मतलब क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग तरीके से समूह में बांटना और बांट करके अपने कार्य को करना, इससे कार्य आसान होता है। जैसे कि यदि मतलब रसोई घर में भी देखा जाए तो वहाँ मतलब एक अलमीरा में जिसमें सभी वस्तुओं को, खाद्य सामग्रियों को रखा गया है, तो एक अलमीरा में कितने खंड बने होते हैं। इन सभी खंडों में जैसे कि इसमें मीठा पदार्थ रखा जाए, इसमें मसाला वाला पदार्थ रखा जाए, फिर इसमें जो है सब्जी वाला रखा जाए, फिर इसमें जो है चावल, मतलब चावल या आटा वगैरह रखा जाए। तो किसी भी चीज को क्या है कि मतलब उसमें से उपयोग करने में आपको सहूलियत मिलेगी। यह प्रक्रिया आपकी दुकान में भी काम करता है। दुकान में भी यदि आप दुकान करते हैं तो एक तरफ आप दूसरी मतलब एक तरफ जो है
समझ रहे हैं ना बातों को। अर्थात सांख्यिकी की आवश्यकता हर किसी को है और हर कोई इसका उपयोग भी करता है, भले ही लोग जानता हो या न जानता हो कि वह सांख्यिकी के अनुरूप ही कार्य कर रहा है, लेकिन सांख्यिकी का उपयोग वह कर रहा होता है। क्योंकि आज आप जान गए, आप तो इससे पहले भी ऐसा उपयोग करते थे। इससे पहले भी आप जो है अपने किताब को अलग रखते थे, कॉपी को अलग रखते थे अपने ड्रॉअर में, मतलब जहां बस्ता, मतलब अपना किताब को भी जो सब मतलब पूरा मतलब जो भी स्टडी मटेरियल है आपका, जिससे आप पढ़ने मतलब पढ़ने का कार्य करते हैं, उसको आप अलग अलग रखते होंगे, कॉपी अलग रखते होंगे, किताब अलग रखते होंगे, कलम अलग अलग रखते होंगे। तो इस जो आप अलग अलग रखते हैं उसी को सांख्यिकी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अब इसके जो गणितीय तरीके हैं थोड़ा सा गणित के तरीके से अलग अलग हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी की परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पर देखिए, मैं इस वीडियो के शुरू में ही इसमें जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसका मतलब परिभाषा लिख करके फोटो खींच के मैंने इस मतलब वीडियो में डाला है। आप चाहें तो वहां पर रुक करके पहले लिख ले परिभाषाओं को और उसके बाद मेरी बातों को सुने तो आपको समझ में बेहतर आ सकता है, या नहीं तो आप मेरी बातों को सुन लें उसके बाद खुद से अपना परिभाषा बनाएं और तब जो पहले जो मतलब फोटो डाला गया है परिभाषा का वहां जा करके देखें। इस मतलब किसी भी तरीके से मकसद यह होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उन उन उसके माध्यम से आप जो है परिभाषा बना सके, जैसे कि सांख्यिकी किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह जो भी परिभाषाएं बताई जाएंगी। क्योंकि मैं ऐसे अगर बोल करके लिखवाऊंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा और उतना टाइम हम लोग के पास फिलहाल है नहीं। ठीक है। सांख्यिकी किसे कहते हैं अगर बात की जाए कि सांख्यिकी क्या होता है, तो मैंने आपको तो बताया है समझाने के तौर पे। यदि परिभाषा के तौर पे लिखा जाए तो आपको लिखना होगा अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन को गणित की एक शाखा में शामिल, जैसे कि अर्थपूर्ण सूचनाएं, जिसका अर्थ हो। सूचना का मतलब क्या होता है कि मतलब डाटा, ठीक है ना। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन को क्या बोलेंगे, सांख्यिकी बोलेंगे। और आपको अन्य किसी किताब में भी मिला है, जैसे कि अगर आपको सांख्यिकी की मतलब परिभाषा बनानी है तो आप लिख सकते हैं कि सांख्यिकी गणित की वह भाग है या वह विषय है जिसके माध्यम से आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण को देखा जाता है। आंकड़ों के संग्रह मतलब आंकड़ा को संग्रहित किया जाता है। सांख्यिकी वह माध्यम है, सांख्यिकी गणित का वह हिस्सा है जिसके तहत आंकड़ों के संग्रह, जैसे क्या देखा गया था, आंकड़ों को संग्रहित किया गया था। पहला क्लास में कितने बच्चे, 30 बच्चे, दूसरा क्लास में कितने बच्चे, तो 40 बच्चे। तो आंकड़ों को संग्रहित किया गया था, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण, उसको प्रस्तुत किया गया था। ध्यान दीजिए, आंकड़ों का कहा जा सकता है सांख्यिकी की जगह पर आंकड़ों का संग्रहीकरण। ठीक है। संग्रहीकरण, प्रस्तुतिकरण और फिर विश्लेषण। ठीक है। अर्थात आंकड़ों का संग्रहीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण का अध्ययन जिस हिस्से में, जिस भाग में या जिस तरीके से किया जाता है वह क्या कहलाता है, सांख्यिकी। आपको ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ आपको संग्रहीकरण याद करने हैं, प्रस्तुतिकरण याद करने हैं और विश्लेषण याद करने हैं। अब हम लोग बारी बारी से संग्रहीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण के अर्थ को समझेंगे। संग्रहीकरण का मतलब हो गया, जैसे कि आप ही लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 8 क्लास के 20 बच्चे, 9वीं वर्ग के 10 बच्चे, 10वीं वर्ग के 15 बच्चे, अगर ऐसे करके अगर इसको संग्रह किया गया, या 20, 30, 35 सब मिल करके कितने हो गए, 45 बच्चे संग्रहित हैं। अब इन संग्रहों में से इसका प्रस्तुतिकरण, अब इसको संग्रहित किया गया, एक जगह पे इकट्ठा किया गया, इन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया गया 45 बच्चों को। अब 45 बच्चों को अलग अलग, चलो भाई सभी पहले सभी बच्चों को अपने पास बुला लिया गया। ठीक है। 45 बच्चे आ गए। अब कहा गया कि 45 मतलब इन बच्चों में से 8वीं क्लास के बच्चे रूम फर्स्ट में चले जाएं, तो 8वीं क्लास के लोग रूम फर्स्ट में चला गया। अर्थात पहले आंकड़ों को संग्रहित किया गया, फिर उसके बाद उसको प्रस्तुत किया गया कि हाँ भाई
8वां का वहां चला जाओ, 7वां का वहां चला, मतलब अलग अलग क्लास के बच्चे अलग अलग जगहों पे चले जाए। तो संग्रहित करना मतलब संग्रह करना, एक जगह पे इकट्ठा करना। प्रस्तुतिकरण मतलब उसको प्रस्तुत करना, कहाँ, कॉपी पे, पहले दिमाग में। मैं जैसे कि मान लीजिए जिसको मैंने तो यहाँ इस चीज को बोर्ड पे लिख दिया, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना प्रस्तुतिकरण, ये तो खुद हो रहा है, क्योंकि जो 8वें के हैं वो 8वें में चले जा रहे हैं, 9वें के हैं वो 9वें में चले जा रहे हैं। अर्थात कॉपी पे जो होती है वो प्रस्तुतिकरण है, और जो दिमाग में भी होती है वो भी प्रस्तुतिकरण है। पहले ही मैंने सोच लिया कि 8वें के लोग 8वें में चले जाएंगे, तो प्रस्तुतिकरण हो गया। अब विश्लेषण मतलब अब उसका विश्लेषण करना कि हाँ किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, कम है, क्यों ज्यादा है, किसका मान कितना हुआ, किससे जितना, किस क्लास से कितना फी कलेक्शन होता है, किस क्लास में कितने शिक्षक रखे जाए तो उसके हिसाब से उसका मेंटेन हो जाए। ये सभी चीजों को सोचना समझना यह विश्लेषण में के अंतर्गत आता है। वैसे भी विश्लेषण का हमने आपको अर्थ कई बार बताया। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी मुद्दे को कई खंडों में तोड़ करके तब उसे समझने की कोशिश करना। क्या क्या कहलाता है? विश्लेषण। मतलब एकदम बिल्कुल तोड़ तोड़ के बारीकी से समझना क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। तो आपने समझा। तो सांख्यिकी क्या है? अब आपको परिभाषा रटना भी नहीं पड़ेगा, और मतलब आप वीडियो को देख करके भी परिभाषा बना सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा गणित का भाग है, हिस्सा है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब इसका मेन हीरो कौन है? आंकड़ा। सांख्यिकी का बेस क्या है? आंकड़ा। यह भी एक सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि सांख्यिकी के आधार क्या है? तो आंकड़ा। ठीक है। और यह चैप्टर जो आपको हर जगह मिलेगा, आंकड़ों। अब आंकड़ा के विषय में बात करते हैं कि आंकड़ा क्या होता है। ठीक है। तो आंकड़ा जो है उसे हम लोग इंग्लिश में डाटा लिखते हैं, लेकिन डेटा उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। आंकड़ा की बात करते हैं। आंकड़ा लिखा जाता है डाटा, लेकिन पढ़ा जाता है डेटा। तो आंकड़ा जो है, आंकड़ा जो है 3 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक आंकड़ा, अगर जिसको पता है वो बोल सकता है। आंकड़ा, गुड। गौण आंकड़ा, ठीक है। और एक जो है यथा प्राप्त आंकड़ा। चलिए ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं। प्राथमिक आंकड़ा को इंग्लिश में प्राइमरी डेटा कहा जाता है। ठीक है। प्राइमरी डेटा का मतलब हो गया कि जो मुख्य रूप से प्राप्त आंकड़ा था। इसका परिभाषा बनता है कि जैसे कि मान लीजिए जहां स्वयं अन्वेषक अपने दिमाग में निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचना को एकत्रित करता है। मतलब जो अन्वेषक है वह खुद से सोचता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया था, मतलब 45 बच्चे आए हुए थे, तो ऐसा हम लोग अपने खुद दिमाग में अन्वेषक, जैसे कि मैं हूं, अगर मुझे अगर अपने कोचिंग को या अपने स्कूल को या किसी भी चीज को अगर क्या करना है कि वर्गीकृत करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको वर्गों में बांटना है। ठीक है। तो मैं सोचूंगा अपने दिमाग में कि आज बच्चे आएंगे, तो जो उसमें 45 बच्चे हो गए हैं 8वें वर्ग में, तो उसमें 2 भाग कर दिया जाए। तो मतलब मन में जो सोचना और कुछ मन में विचार बनाना, और उसको मन में ही क्या है कि मतलब देख लेना। या इसके अलावा क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है। 50 बच्चों में मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जो लंबे लंबे हैं। ठीक है। तो यदि लंबे बच्चे यदि अगले बेंच पर बैठ जाएंगे, तो जो छोटे बच्चे हैं वो तो पिछले बेंच पर से उनको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसके लिए भी क्लासिफाई करना कि मतलब क्लास को कैसे बनाना, क्लास को किस तरीके से मतलब सिस्टम पे रखना, पद्धति पे रखना कि बच्चों को सही तरीके से बोर्ड या शिक्षक या जो भी बातें हो रही वो सब अच्छी तरीके से उन्हें समझ में आ सके। तो मैं उसे छांट लूंगा लंबाई के आधार पर। जो लंबे बच्चे हैं उनको बोला जाएगा कि तुम लोग पीछे वाले बेंच पे बैठो, जो छोटे बच्चे हैं वो आगे वाले बेंच में बैठे, क्योंकि इससे क्या होगा कि मतलब बातें समझ में आएंगी, मतलब समझना बातों को। तो इस तरीके की सोच मन में बनाना और लंबाई के आधार पर बच्चों को छांटना या ऊंचाई के आधार, मतलब तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। मतलब मन में सोचना छोटे मोटे स्तरों पर। ठीक है।
को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। सेकेंडरी आंकड़ा गौण आंकड़ा होता है। जो गौण आंकड़ा में जो है, गौण आंकड़ा में अन्वेषक जो है वह जो पहले से कुछ रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट के आधार पर एक नया रिपोर्ट बनाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें आ जाएगा मतलब वर्ग की बनावट विद्यार्थी के लंबाई के आधार पर, तो लंबाई के आधार पर जो आप वर्ग की बनावट कीजिएगा वह प्राथमिक आंकड़ा के अंतर्गत आ जाएगा। अब गौण आंकड़ा में होता है सेकेंडरी डेटा जिसको कहा जाता है। गौण आंकड़ा में होता है कि जो पहले से हमें पता है, जैसे कि पिछले साल मतलब बीतने वाले 10 वर्षों में, जैसे कि मान लीजिए 1990 में मेरे पास 100 बच्चे थे, 1991 में 120 बच्चे हो गए। मतलब इस तरीके से 10 वर्षों की जो जनसंख्या के बारे में जो बात होती है, तो यह तो रिपोर्ट पहले से प्राथमिक आंकड़ा में मौजूद था। प्राथमिक आंकड़ा में मैंने सोचा था कि 1990 में इतने बच्चे थे, फिर 1991 में 120 हुए, फिर 1992 में जो क्या हो गए कि 40 हो गए या 50 हो गए या घट गए या बढ़ गए, तो इन सभी 1993 में जो है 90 हो गए, कम हो गए, मतलब कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है। तो इन सभी आंकड़े, ये जो आंकड़े हैं या कहाँ से लिया गया है, प्राथमिक आंकड़ा से। प्राथमिक से गौण में बदलना मतलब विगत 10 वर्षों के बीच में जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं, जो भी हानि हुआ है या लाभ हुआ है, जो वृद्धि हुआ है या हास्य हुआ है, उसके विषय में सोचना, उसकी जो बातें होती है उस आंकड़े को हम क्या बोलेंगे, गौण आंकड़ा बोलेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसकी परिभाषाएं जो आपको लिखित रूप में वीडियो के शुरू में ही मिली हुई है, और आप चाहो तो वीडियो को देख करके भी अपना परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, तो जो गौण आंकड़ा है उसमें मतलब आ सकता है कि विगत मतलब पिछले 10 वर्षों में जो जनसंख्या था उसके विषय में जो बात विचार होगी उसे गौण आंकड़ा कहा जाएगा। यथा प्राप्त आंकड़ा को रॉ डाटा बोलते हैं। मतलब जैसे कि जो प्राप्त है रॉ डाटा, आंकड़े में जो संख्यात्मक मान होता है आरोही अवरोही क्रम में नहीं हो उसे यथा मतलब आंकड़ा का। जैसे कि मान लीजिए जो आंकड़ा में अगर निश्चित रूप से जो बन गया या 100 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, मतलब 90 हो गया, तो इन आंकड़ों को क्या कहा जाएगा, यथा प्राप्त। मतलब जो प्राप्त है, ठीक है ना, जो प्राप्त हो गया है कि भाई इतने इतने। जैसे कि क्लास में बच्चे हैं तो क्लास में जो है 45 बच्चे हैं, जिसमें से 20 बच्चे हैं लगभग 4 फीट के, फिर 10 बच्चे हैं 3 फीट के। मान लीजिए क्लास 1 है तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि कोई बच्चा एकदम बिल्कुल छोटा होगा या 4, 3 या 5 के लगभग, कोई ज्यादा लंबा होगा कि मतलब ज्यादा बिल्कुल तो छोटा कोई होगा नहीं। इसलिए फिर 45 बच्चे हो गए आपके 4.5 फीट के, 6 फुट 4 फुट 6 इंच के। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा आपको प्राप्त हो गया जो एकदम क्या है कि क्लियर है, एक्यूरेट है, आपने बिल्कुल नाप करके उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, सिर्फ अंदाज के आधार पे नहीं, अंदाज पे जो होता है वो प्राथमिक आंकड़ा होता है, अंदाज के आधार पर जो डेटा बनाया जाता है वो गौण आंकड़ा होता है, और जो एकदम निश्चित मान होता है कि हाँ उतना ही है। अगर बच्चे की वजन की बात की जाए कि हाँ 15 किलो के कितने बच्चे, तो 5 बच्चे, तो निश्चित है कि 15 किलो के हुए हैं, तो इसको यथा प्राप्त आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि अपनी बातों को समझा है। आगे जो है, अब इसमें जब इस तरीके के जब आंकड़े प्राप्त होते हैं तो इसमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ 1990 से लेकर के 1993 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे किस साल में थे, 1992 में, तो यह अधिकतम वैल्यू हो जाएगा। और सबसे कम बच्चे किस मान में थे, 1993 में। ठीक है, तो इन दोनों में जो अंतर होता है उसे हम रेंज कहते हैं, परिसर। क्या कहते हैं, परिसर। कोई आपसे पूछे परिसर किसे कहते हैं, तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम वैल्यू को जब न्यूनतम वैल्यू से घटा दिया जाए, अर्थात अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू के अंतर को, अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को हम क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, रेंज।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 140 माइनस 90, यह जो आया है 50, यह इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक हम लोग बातों को समझे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड पर जो है 9वीं वर्ग के 30 बच्चों द्वारा प्राप्त अंक 100 नंबर का मान लीजिए परीक्षा हुआ, गणित की परीक्षा हुई 100 नंबर की, और उसमें 30 बच्चे शामिल हुए और 30 बच्चों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो यह कहलाएगा जो आपको डेटा यहाँ पे मिल रहा है, इस डेटा को बोलेंगे रॉ डेटा, ठीक है। यह रॉ डेटा हुआ यथा प्राप्त आंकड़ा, क्योंकि निश्चित रूप से आपको 10, एक बच्चे ने 10 नंबर लाया है, इसीलिए यहाँ पे 10 लिखा गया, दूसरे बच्चे ने 20 लाया, तीसरे बच्चे ने 36 लाया, ठीक है। तो यह रॉ डेटा हो गया, यथा प्राप्त आंकड़ा हो गया, जो प्राथमिक से निकला हुआ है। पहले से सोचा गया था कि मैं टेस्ट लूंगा, तो टेस्ट लेने के बाद 30 बच्चों के कितने इतने अंक आ सकते हैं, जो सोचा गया था उस सोच के आधार पर रॉ डेटा क्लियर हुआ। अब इस रॉ डेटा से हमको गौण डेटा बनाना है, ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा में इसको तब्दील करना है। तो सेकेंडरी डेटा में तब्दील करने के लिए मुझे इससे आंकड़े से क्या बनाना होगा। देखिए यहां पे देखिए, थोड़ा सा डायग्राम देखिए, संख्यांकी जो है वह बनती है किससे, आंकड़ा से। आंकड़ा जो है वो आपको 3 हिस्सों में बंटा दिखाई दिया है, और आंकड़ा को जो है अब गणित के रूप में बनाने के लिए, गणितीय तथ्य में लाने के लिए, मतलब किताब के रूप में, किताब जिस तरीके से होती है उस रूप में लाने के लिए आपको जरूरी है बारंबारता सारणी, ठीक है ना। अब इसकी बात होगी, तो अब बारंबारता सारणी जो है वह क्या होती है, बार बार आने वाली, जैसे कि इसमें नाम में लिखा गया है, ध्यान से देखिए, आप इधर देखिए, बारंबारता सारणी। जो लोग भी क्लास में है वो लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, ऐसा ना सोचे कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको मैं मतलब नहीं देख पा रहा हूं, देखिएगा तो आपको ही अपना फायदा होगा। बारंबारता सारणी मतलब ऐसा सारणी बनाना जिसमें कोई एक संख्या बार बार रिपीट की गई हो, बार बार दोहराई गई हो, उसके हिसाब से उसको छांटना क्या कहलाता है, बारंबारता सारणी। तो बारंबारता सारणी जो है 2 तरीके के होते हैं, एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी, और दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि नाम को तोड़िए और शब्दों को समझिए। यहाँ पे अभी तक जितने बात हम पढ़े हैं वह सब यहाँ पे माइंड मैप के आधार पे आपके मतलब पास हैं। इसके आधार पर भी आप अपनी डिफिनेशन को बना सकते हैं और सोच समझ को बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ पे अवर्गीकृत बारंबारता, जैसा इसका नाम है वर्गीकृत, अर्थात जो आंकड़ा दिया गया है उसको वर्गों के रूप में बांटकर, अब इसके विषय में बाद में बात होगी, पहले अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के विषय में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के विषय में बात करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे, छाटेंगे कि यहाँ कितना कितना अंक कितनी कितनी बार आया है, ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे अंक और दूसरी तरफ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है वो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी मैंने एक बनाया है, जैसे कि 10 एक तरफ हो गया अंक और दूसरी तरफ मतलब हो गया बारंबारता। बारंबारता का मतलब जो चरमान, इस अंक को चरमान भी कहा जाता है, जो चरमान जितने बार आया है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो 10 कितनी बार आया है, एक बार। आंकड़े को देखने के बाद मैंने देखा है कि एक बार आया है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ एक टैली मार्क भी बनाया जाता है, टैली मार्क के विषय में भी आपकी किताबों में बात किया गया होगा। तो टैली मार्क यहाँ भी बन सकता है कि बारंबारता कितने मतलब कितना बार आया है टैली मार्क में, तो 1 बार, ठीक है। फिर 20 कितने बार, तो 1 बार। 3 कितने बार, 3 बार, मतलब 3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। 36 3 बार, 40 4 बार, 4 ऐसे लिखा जाएगा। अगर 5 लिखना होता है टैली मार्क में तो ऐसे 4 लिख के तब ऐसे काट देते हैं, तो इसका मतलब हुआ
5, जिसके बाद आप लोग कई बार कर चुके होंगे। ठीक है, तो टैली मार्क यहाँ पे मतलब मैंने लगाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि बात को समझना है हमें। वीडियो का मकसद ये है कि बात समझ में आ जाए। तो अंक एक तरफ और एक तरफ जो बारंबारता निकली है, इसे हम क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बोलेंगे। ठीक है, अब इस अवर्गीकृत बारंबारता का जो है, आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो मेरा वीडियो भी बनेगा, अगले वीडियो में बनाया जाएगा कि अवर्गीकृत बारंबारता का जो है हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। ये तीनों माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग अभी समझ रहे हैं सभी बातों को, संख्यांकी में मौजूद पदों को हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। अब जब इसको वर्गीकृत में करना होगा, जब इसको वर्गीकरण करके करना होगा, ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना बातों को। अवर्गीकृत को मतलब आप 50 कहाँ से आया है, तो इसमें देखा गया है कि 50 कितने बार है। देखिए यहाँ से देखते 50 1, फिर 50 2, फिर 50 3, 50 3 बार आ गया। अर्थात इनमें से जो डेटा, इन डेटा के माध्यम से, इन आंकड़ों के माध्यम से जो हम क्या बनाते हैं कि मतलब जो बारंबारता सारणी बनाते हैं, जिसमें वर्ग उपस्थित नहीं होता है, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी कहलाता है। किसी को दिक्कत? जिसमें सिर्फ चर मान और बारंबारता शामिल होते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी कहलाता है। आप अपने स्तर पर भी इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। अब देखिए, अब वर्गीकृत बारंबारता सारणी किस तरीके से बनाई जाएगी। वर्गीकृत बारंबारता सारणी में को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है, उन आंकड़ों के माध्यम से हमें वर्ग बनाने होंगे। वर्ग समझते हैं? वर्ग बनता है किससे? चौक लीजिए। वर्ग बनता है, वर्ग बनाने के लिए हमें जो आंकड़ा दिए गए हैं, उन आंकड़ों में से सबसे पहले अधिकतम मान निकालना पड़ता है। अधिकतम, सबसे अधिकतम वैल्यू कितना है इसका, इस आंकड़ों का? 95। ठीक है, समझ गए। न्यूनतम वैल्यू कितना है? 10। अर्थात 10 से शुरू हुई है काम और 95 तक समाप्त हुई है, तो इसको वर्ग के रूप में हम बनाएंगे। सबसे पहले कहता है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल में हम ले सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे टैली मार्क भी बना सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए कि आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। समझे ना, वर्ग बनाने के लिए अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू समझना पड़ता है, उसके हिसाब से काम होता है। आज हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं परिभाषाओं को, कल इसको बनाने का तरीका देखेंगे, मतलब इसके ऊपर जो गणित बनता है उसको देखेंगे। टैली मार्क, अब टैली मार्क बनाइए। तो 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? एक, बस एक ही है, 10 से कोई छोटा नहीं है, अर्थात एक ही है। एक टैली मार्क 1 हो गया। इसकी बारंबारता कितनी हो गई? किसी को दिक्कत? 10 से 20 के बीच में कितनी है? एक ही है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। 10 से 20 के बीच में देखिए, गिनती 10 से 20 के बीच में जो होगी ना, 20 की नहीं होगी। ठीक है, 20 की गिनती नहीं होगी इसमें। 0 से 10 के बीच में कुछ भी नहीं था, नहीं 10 था, नहीं 10 की गिनती नहीं होगी, 10 की गिनती नहीं होगी, क्योंकि अंतिम वाले मान जो होते हैं उसको गिना नहीं जाता है, तो इसमें 0 होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। 0 से 10 के बीच में कुछ भी नहीं है। 0 से लेकर 9 तक की अंकों को इसमें रखा जाएगा। समझ रहे बातों को? अब भाई 10 से 20 की बात की जा रही है, तो 10 से लेकर 19 तक की बातों को रखा जाएगा। 10 से लेकर 19 तक कितने मान है? एक। गुड। अब 20 से 30 की बात की जाएगी, तो इसमें 20 से लेकर 29 तक की बात की जाएगी। बताइए कितने हैं, जल्दी जल्दी बताइए।
नहीं बनाया क्या आप लोग? एक, फिर 30 से 40 के बीच में देखिए हम लोगों ने इसको बारंबारता बना लिया, मतलब और एक बारंबारता सारणी बना लिया, तो आपको देखा गया मतलब 30 से लेकर 40 के बीच में 3 कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको जानना होगा। तो यहाँ से आप गिनती करनी चाहिए 30 से लेकर 40 के बीच में, अर्थात 30 से लेके आपको क्या करना है कि 39 तक आना है, देखना है। एक, ठीक है, फिर 2, 3, वो दूसरा संख्या अब नहीं है, समझ गया ना। 36 3 बार है, जो 30 से लेके 39 के बीच का हिस्सा है, इसलिए 30 से लेके 40 के बीच में हमने 3 लिखा। अब इसी तरीके से जो भी मान है, जो भी यहाँ पे मान आपको दिए गए हैं 40 से 50 के बीच में, 50 60 के बीच में, ये सभी यही से आपको लिए गए हैं। ठीक है, किसी कोई मतलब परेशानी आप लोग ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इसको कहा जाएगा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। अब यहाँ जो है यह कहलाता है निम्न मान। क्या कहलाता है? यह कहलाता है उच्च मान। क्या कहलाता है? ठीक है, और इन दोनों के अंतर को बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। इसमें जब वर्ग अंतराल 10 का है तो सब में 10 का वर्ग अंतराल होगा, क्योंकि आप 10 के वर्ग अंतराल को लेकर के चले हो तो यह सब में 10 के वर्ग अंतराल के रूप में होगा। किसी को दिक्कत नहीं। यह आपका टैली मार्क है, जो बारंबारता में से निकाल के हमने रफ के रूप में लिखा, फिर उसको फेयर के रूप में बारंबारता निकाला है। ये जो टैली मार्क है, यह किसका मतलब उदाहरण है? टैली मार्क जो है वह किसका उदाहरण है? प्राथमिक डेटा का। किसका? प्राथमिक डेटा का। और यह उदाहरण किसका है? रॉ डेटा का। यथा प्राप्त आंकड़ों का यह उदाहरण है बारंबारता। समझ गए? यह पक्का है, मतलब समझ रहे बातों को। और ये जो पूरा उदाहरण है किसका है? गौण आंकड़ा का। ठीक है, एकदम निश्चित रूप से है कि हाँ 100 बच्चों का जो कि मतलब क्लियर हो गया। अब इन आंकड़ों के माध्यम से हमने बारंबारता सारणी में जो यहाँ पे मैंने बनाया था अभी डायग्राम, जिसके माध्यम से आपको बातें समझ में आ गई। अब हम लोग जो है इसमें सबसे अधिकतम मान को, अधिकतम मान फिर निम्नतम मान, इस दोनों के अंतर को वर्ग अंतराल, ठीक है, फिर और सब जब अब हम लोग कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे औसत, क्योंकि औसत से ही सांख्यिकी की शुरुआत हुई है। औसत के बाद माध्य, सॉरी 1 मिनट, औसत माध्य नहीं, इससे पहले हम लोग को अब देखना होगा ग्राफीय मतलब निरूपण, मतलब इन डाटाओं का जो है ग्राफ पर कैसे दिखाया जाता है। तो कल की हमारी वीडियो बनेगी ग्राफ पेपर के हिसाब से, ग्राफ पे जो है इनको कैसे दिखाया जाता है, ग्राफ में जो है इन डेटा को जो है किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। आंकड़ों का आलेखीय विकास का कल बात होगा। आंकड़ों की आलेखीय मतलब ग्राफीय विकास, इसमें डंडा लेख वगैरह क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तब अगले उसके वीडियो में मतलब माध्यमातिका बहुलक को पढ़ करके मतलब लगभग 3-4 वीडियो इसके बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के सांख्यिकी में आपका 10वीं वर्ग में 22 नंबर बिल्कुल फिक्स होगा, क्योंकि सांख्यिकी से 20-22 नंबर के सवाल आपके 10वीं वर्ग में पूछे जाते हैं। इसलिए सांख्यिकी को अच्छे से पढ़ना। आज हम लोग सिर्फ परिभाषाओं को देखे हैं। मेरे वीडियो को देख करके आप परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने परिभाषा अभी इसमें मतलब डाला है, उसके हिसाब से भी आप बात को लिख सकते हैं। लेकिन कॉपी करने से अच्छा है कि आप जो है क्या करें कि अपनी सोच बना करके खुद से परिभाषा लिखने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। वैसे भी कॉपी का विकास नहीं विनाश होता है। यदि आप सिर्फ फेयर करते हैं, मैं यहाँ पे जो दूंगा आपको मतलब बना करके परिभाषा, उसको आप देख के उतार लेते हैं, तो आपका वो कोई बेहतर काम नहीं हुआ। आप मेरे वीडियो को देख करके तब परिभाषा बनाइए, और तब मैंने जो परिभाषा डाला है उसको देखिए कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, तो वह आपका सही विकास होगा, ठीक है। इसके साथ आज की मेरी मतलब वीडियो समाप्त होती है। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे।